फ्रेडरिक मिस्चर नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी, डीएनए की खोज की थी। इसकी संरचना को समझाने के लिए सर्वमान्य सिद्धांत या सर्वमान्य मॉडल जो था, किसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वॉटसन एवं क्रिक। तो डीएनए की खोज का श्रेय फ्रेडरिक मिस्चर को जाता है और इसकी संरचना को समझाने का सिद्धांत किसने दिया? वॉटसन और क्रिक ने। तो जो अभी तक के हम डीएनए की संरचना पढ़ते हैं वो किसके अनुसार पढ़ते हैं? वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक दोनों बहुत स्मार्ट आदमी थे। अपनी यंग एज में या बहुत सारी अपनी शुरुआती उम्र में उन्होंने, एक और वैज्ञानिक थे, कौन थे? इसको लिखना मत है ना, ये बस बोल दे रहा हूं मैं आपके लिए। रोजालिन फ्रैंकलिन, एक चारगाफ है ना। ये दो लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एक चारगाफ का रूल दिया था एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन के बारे में, और एक रोजालिन फ्रैंकलिन थी जो कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रयोग करती थी, है ना। इसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रयोग और चारगाफ के रूल का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया? डबल हेलिकल मॉडल बनाया। तो डबल हेलिकल मॉडल में जो बेस प्रिंसिपल है वो कहाँ से लिया गया? रोजालिन फ्रैंकलिन के स्ट्रक्चर से या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक्सपेरिमेंट से और चारगाफ के नियम से। पर बनाया इनने, इसलिए नाम किसका हुआ? इनका। ये बेचारी तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते करते उस एक्सरे के कांटेक्ट में इतनी आई कि इनको खुद को कैंसर हो गया और मर गई है ना। ये इतना प्रयोग करी रोजालिन फ्रैंकलिन ने, लेकिन उनको कहीं क्रेडिट आता नहीं है ऐसा। बट अल्टीमेटली जहां बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ते हैं तब तो आता है कि रोजालिन फ्रैंकलिन जो थी उन्होंने क्या किया था, और फ्रेडरिक को चारगाफ का नियम क्या था, आपको शायद पढ़ना पड़े कहीं पर। हम बात कर रहे थे अभी किसकी? डीएनए की। डीएनए के लिए और एक शब्द आता है क्या? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल। क्या आता है? न्यूक्लिक अम्ल। अर्थात डीएनए को अम्ल बोला गया? बोला गया? हाँ नहीं, हाँ कि ना? हाँ, पीछे वाले देख लो भैया, है ना। ऐसा अगर 2-4 दिन करोगे तो क्लास छोड़ दूंगा शनिवार के बाद, है ना। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पढ़ने का मन होगा तो ही पढ़ाएगा, ऐसे नहीं पढ़ा पाएगा, ठीक है ना। न्यूक्लिक का मतलब क्या हुआ? न्यूक्लियस हुआ या केंद्रकीय जिसको बोल सकते हैं भाई। न्यूक्लियस का मतलब था केंद्रक और न्यूक्लिक का मतलब केंद्रकीय। एसिड का मतलब क्या हुआ? अम्ल। तो डीएनए एंड आरएनए बोथ कॉल्ड एज व्हाट? न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल, ऐसा उनको बोला गया। तो न्यूक्लिक अम्ल कहने का अर्थ ये होता है कि जब आप किसी जगह एक शब्द पढ़ते हैं, क्या? बायो मॉलिक्यूल्स अर्थात जैव अणु, तो वहां पर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स भी आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं और न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड बोलने का मतलब ये कि केवल डीएनए नहीं होता हमेशा। डीएनए के साथ किसको शामिल किया जाता है उसमें? आरएनए को भी, अर्थात वो भी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अभी आपने देखा केंद्रिका के साथ, देखा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके नाम की। ये तो हो गया इसकी खोज, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिस्चर, इसका द्विकुंडलित डबल हेलिकल मॉडल वॉटसन एंड क्रिक, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं डीएनए के पूरे नाम की बात, ठीक। मिटा दिया इसको हमने, आप लोग को लिखना तो नहीं था, आप जैसा बोल रहे थे वैसा लिख देता हूं। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही है, अर्थात डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या डीएनए बहुलक है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। आप इसको देवनागरी लिपि में भी ऐसे लिख सकते हैं या बोलेंगे तब भी न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। न्यूक्लियोटाइड के अतिरिक्त इसका कोई हिंदी में शब्द नहीं है ना। तो डीएनए की परिभाषा सिंपलेस्ट या सबसे सरलतम परिभाषा अगर आपको बतानी तो आप क्या बोलेंगे? डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलीकरण से बनते हैं, या डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड।
न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड ऐसा है कि ये जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ये छठवां न्यूक्लियोटाइड, ये सातवां और ये आठवां। ऐसे डीएनए की चेन बनती जाती है। बीच में क्या होंगे? बॉन्ड्स होंगे, बंद होंगे। ये एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 5 6 7 और ये 8, अर्थात ये 8 न्यूक्लियोटाइड लंबा डीएनए खंड है। क्या है? 8 न्यूक्लियोटाइड लंबाई का डीएनए खंड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड की संख्या जो होती है वो असंख्य होती है। डीएनए की कोई लंबाई किसी भी स्थान पर निश्चित नहीं थी पहले, लेकिन बाद में जब हमने विज्ञान के साथ तरक्की की तो हमने बताया कि साहब ई कोलाई बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होगी इतनी होगी, है ना। वायरस के बारे में जब हमने बताया तो हमने बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस में इतनी होगी, यहाँ पर इतनी होगी। मतलब हमने उनके डीएनए को क्या कर लिया? काउंट कर लिया। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ काउंट कर ली। तो डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, अर्थात डीएनए क्या है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए क्या चाहिए होता है? शुगर लिखते हैं पहले, है ना। कैसी लिखते हैं? शुगर, अर्थात शर्करा, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्लस हिंदी में लिख दे क्या? देवनागरी में, मतलब क्षार। इसको शर्करा लिख दो? कुछ बोल नहीं रहा तुम लोग आज? हाँ, मैंने पहले ही बताया कि मैं यहाँ से बोलते जा रहा हूँ, आपका जवाब चाहिए। नाइट्रोजन, नहीं एक आदमी के बोलने से क्या होगा? एक आदमी पूरी दुनिया में खींच सकती गाड़ी क्या? हाँ, कितने लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? हाथ खड़े करो। हाँ, तुम अभी लेट आए हो तो वैसे भी नहीं आएगा। और इधर कोई नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो, समझ। दूसरी विधि का इस्तेमाल किया जाएगा जो तुम्हारी बुद्धि के स्तर पे जाए। ठीक है, अब आपकी यूकेरियोटिक कोशिका यहीं फंस के रह जाएगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ेगी नहीं। ये 3 घटक मिलके बनाते हैं क्या? एक न्यूक्लियोटाइड। अर्थात डीएनए के निर्माण के लिए क्या चाहिए आपको? शर्करा चाहिए, नाइट्रोजनी क्षार चाहिए और फास्फोरिक अम्ल चाहिए। अब ये शर्करा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक राइबोज और दूसरी डीऑक्सीराइबोज। तो सबसे पहली बात तो शर्करा के बारे में बात करेंगे, फिर नाइट्रोजनी क्षार के बारे में। ये भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन्स। ठीक है, और आर्थोफॉस्फोरिक एसिड की जरूरत नहीं है। एक शब्द और आता है, आपने क्या न्यूक्लियोटाइड लिखा? किसको? नाइट्रोजनस बेस फॉस्फोरिक एसिड, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड या H3PO4, है ना। ये आपने न्यूक्लियोटाइड शब्द देखा है इधर, है ना। एक और शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड, आता है? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, सुना है। तो जब शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार जब इतना ही मिलता है तब क्या कहलाता है? ये न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड और टाइड का अंतर क्या है? कि जब किसी न्यूक्लिक अम्ल की संरचना के निर्माण से पहले, क्योंकि सारे न्यूक्लिक अम्ल जो होंगे वो किससे बनेंगे? न्यूक्लियोटाइड से। लेकिन न्यूक्लियोटाइड बनने के पहले क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है कि डीएनए या आरएनए के निर्माण के पहले जब शुगर और नाइट्रोजनस बेस या शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार आपस में मिलते हैं तब जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इस न्यूक्लियोसाइड के लिए या न्यूक्लियोसाइड के साथ आर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ता है तब ये किस में परिवर्तित हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड में। तो ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का अंतर इसलिए है कि कई बार जब आप परीक्षा में किसी जगह प्रश्न देखते हैं तो आपको न्यूक्लियोसाइड और टाइड में डिफरेंस नहीं समझ में आता, क्योंकि आप परीक्षा देते होते हैं, है ना। दूसरा सवाल है जिंदगी का मेरे, जिसमें मैंने नेट क्वालिफाई होने से बचा था। डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए बहुलक है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, 2 शब्द थे वहां। क्या था? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट था। ये न्यूक्लियोसाइड और ये ट्राइफॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तब बना क्या वो? अब जब ये न्यूक्लियोटाइड बन ही चुका है तो इसमें ट्राइफॉस्फेट जोड़ने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो ऐसा एक शब्द था हमारे सामने, है ना। ये भी उतने नंबर से चुका था जितने नंबर से पहला वाला चुका था जो मैंने आपको बताया था। क्या? सेंट्रियोल। ठीक है, ये दूसरा सवाल था जब दूसरी बार नेट से चुके थे हम, कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड
टाइड ट्राइफॉस्फेट, और फिर उसके अलावा 2 ऑप्शन और थे। तो एग्जाम की जल्दी यार ये क्या पूछा हुआ है, डीएनए पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, बट नॉट न्यूक्लियोसाइड इतना, और उसके बाद ये ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा तब क्या बनेगा, न्यूक्लियो। जब ये पूरा न्यूक्लियोटाइड बन गया तो इसके साथ और ट्राइफॉस्फेट जोड़ा जा सकता है क्या, नहीं जोड़ सकते, ठीक है। तो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट या न्यूक्लियोटाइड बात एक ही है, इसलिए साइड और टाइड का डिफरेंस आपको बताना होता है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होंगे और न्यूक्लियो। हाँ, अगर कोई बोलता है कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड ओनली तो भी गलत है, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ओनली तब तो सही है, और यदि बोलता है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट तब भी सही है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड हुआ, ठीक है। तो डीएनए की जो एकलक इकाई है, मोनोमेरिक यूनिट है डीएनए के निर्माण की, वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक। न्यूक्लियोटाइड का समानार्थी शब्द है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इतना न्यूक्लियोसाइड होगा और ये ट्राइफॉस्फेट जुड़ेंगे उसमें तब, ठीक है। तो डीएनए के निर्माण के लिए क्या क्या चाहिए आपको, शुगर चाहिए, शर्करा चाहिए, नाइट्रोजनी क्षार चाहिए और फास्फोरिक अम्ल चाहिए। अब शुगर कौन सी चाहिए, डीऑक्सीराइबोज, तो ठीक है, वो तो राइबोज भी आरएनए में कैसी चाहिए, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या अंतर है, हाँ जी, बोली जोर से बोलो, किसमें, वो तो डीएनए में ही है, ये डीएनए की संरचना है डबल हेलिकल, ये आरएनए की, हम तो बात कर रहे शुगर की, शर्करा की, है ना। यहां तक समझ में आ गया सबके, इतना पढ़ लेंगे कि डीएनए जो होंगे वो हमेशा, डीएनए का पूरा नाम तो ये हो गया, डीएनए हमेशा जो होंगे वो किसके बने होंगे, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसके बने होंगे, ठीक। उसके बाद शुगर की बात करते हैं ना, शुगर, नाइट्रोजनी क्षार, और कि कौन कौन सी शुगर पाई जाती है, कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, और इसकी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड की इसकी तो जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही जुड़ा होता है, R3H3PO4, है ना। तो यहां तक केवल ये बात थी कि डीएनए की खोज किसने की, जोर से बोलो, डीएनए के खोजकर्ता का नाम, डीएनए का सर्वमान्य मॉडल या उसकी संरचना को समझाने के लिए जो मॉडल दिया गया वो वाटसन और क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए बहुलक होते हैं किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के, या है ना, न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दोनों एक ही है, ठीक। दिख रहा है पीछे से, रंग समस्या तो नहीं कर रहा है, रंग समस्या कर रहा हो तो इसको छोड़ देते हैं ना। पॉलीमर, पॉलीमर का शाब्दिक अर्थ है बहुलक, है ना। पॉलीमर समझते हैं आप, है ना। किसी का प्रश्न आया कि पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर का मतलब ये होता है कि ये मोनोमर हुआ, एकलक कहलाया, है ना। जब ये बहुत सारी संख्या में आपस में जुड़ेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, बहुलक का, किसका करेंगे, बहुलक का। अर्थात जब ये एकलक इकाइयां आपस में ऐसे जुड़ती है या अनेक की संख्या में आपस में संबद्ध होती है तो इस प्रकार की संरचना जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, बहुलक या पॉलीमर। और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या कहलाएगी, मोनोमर या एकलक। अर्थात अनेक एकलकों के जुड़ने पर जो बहुलीकृत संरचना बन रही थी उसको बोलते हैं हम क्या, बहुलक, ठीक। तो जो शर्करा होती है डीएनए में या डीएनए की संरचना में या न्यूक्लियोटाइड में प्रयुक्त होने वाली जो शर्करा होती है वो कौन सी होती है, पहले क्या बोलोगे आप, राइबोज। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज तो अभी देखेंगे। तो ये कैसी होती है, 5 कार्बन वाली। अर्थात डीएनए और आरएनए की संरचना में जो शर्करा होगी वो हमेशा क्या कहलाएगी, राइबोज शर्करा कहलाएगी। और वो कैसी होगी, 5 कार्बन वाली। 5 कार्बन वाली हमेशा राइबोज कहलाती है और 6 कार्बन वाली हेक्सोज कहलाती है। 3 कार्बन वाली ट्रायोज कहलाती है, 4 कार्बन वाली इरिथ्रोज कहलाती है, ठीक है। ये तो आप पढ़ते आए होंगे 9-10 से।
3 कार्बन वाली शर्करा ट्रायोज, 4 कार्बन वाली एरिथ्रोज, 5 कार्बन वाली या राइबोज, पेंटोज या राइबोज, और 6 कार्बन वाली हेक्सोज। हेक्सोज कौन कौन सी है आपके पास? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। 6 कार्बन वाली शर्करा है ना, तो वो उसके हेक्सोज शर्करा के उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? पेंटोज शर्करा का उदाहरण है। तो पेंटोज शर्करा बोलो या राइबोज शर्करा, ठीक है। पांचों कार्बन दिख रही है आपको? पहली कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी, चौथी और ये 5वीं कार्बन। प्लस ये हो गई आपकी राइबोज शर्करा हुई अभी। अब नाइट्रोजनी क्षार की बात करते हैं। तो नाइट्रोजनी क्षार के नाम है आपके पास, क्या है? एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इतनी संरचना यहां तक की संरचना क्या है? न्यूक्लियो प्लस, नहीं इसको छोड़ो, फॉर्मूला नहीं लिखना है। ज्यादा मोटा हो गया। न्यूक्लियोटाइड, अब दिख रहा है आपको? ये इतना न्यूक्लियोसाइड और ये इतना क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। अभी ये शर्करा किसकी है? ये सॉरी, ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है। किसका है? मतलब अभी क्या ये राइबो न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड तो है। न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए जो शर्करा चाहिए थी 5 कार्बन वाली वो भी आ गई, जो नाइट्रोजनी क्षार चाहिए थे वो भी आ गए, पर यहां पर अभी एक डिफरेंस आएगा। थाइमिन की जगह उसमें यूरेसिल आता है, ठीक है ना, आरएनए में, और यहां फॉस्फोरिक अम्ल। अब इसको बनाते हैं डीऑक्सी। किसको? शर्करा को। अभी कैसी है ये? राइबोस है। ये दिख रहा है आपको दूसरा कार्बन? यहां से ये O हट गया तो क्या बन गई ये? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी का मतलब टू रिमूव, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, अर्थात जब राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन क्या कर दी जाती है? हटा दी जाती है, तब वो किस में परिवर्तित हो जाती है? डीऑक्सी में। तो आरएनए और डीएनए और आरएनए की जो शर्करा होगी उसमें इतना ही अंतर होगा। कितना? जितना हमने बोला अभी। अभी क्या है ये? अभी कैसा है? अब कैसा होगा? अब कैसा होगा? अब क्या होगा? मतलब आरएनए की शर्करा। अब क्या होगा? है ना। तो अब ये क्या कह रहा है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। अभी जो न्यूक्लियोटाइड है वो किसका है? डीएनए का है। अब ये न्यूक्लियोटाइड किसका हो गया? अब किसका हो गया? अंतर समझ में आ जाएगा। अर्थात जब आपसे ये पूछा जाए कि डीएनए और आरएनए की शर्करा में क्या अंतर है, या डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है, तो डीएनए और आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में केवल 2 अंतर होंगे। पहला कि उसकी दूसरी कार्बन पे यदि ऑक्सीजन पाया जाता है तो वो आरएनए की या राइबोस शर्करा होगी। कैसी होगी? राइबोस शर्करा होगी। और जब आप उससे डीऑक्सी कर दोगे, डीऑक्सी का मतलब, डी का मतलब टू रिमूव, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन का निकल जाना, तो राइबोस शर्करा के दूसरे कार्बन से जब ऑक्सीजन निकाल दी जाती है तब वो किसमें परिवर्तित होती है?
डीऑक्सी राइबो। अब आपको समझ में आया डीएनए के पूरा नाम क्यों ऐसा लिखा गया है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस में पाया जाता है इसलिए न्यूक्लिक। और ये जो आपको दिख रहा है क्या, इसके कारण हमने क्या बोला उसको एसिड। उसी दिन बताया था डीएनए पे चार्ज क्या होगा, क्या चार्ज होगा, निगेटिव, इसीलिए वो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ये इतना स्ट्रक्चर था किसी न्यूक्लियोटाइड का, सॉरी यहां तक कितना था न्यूक्लियो, यहां तक कितना दिख रहा है ये न्यूक्लियो, जोर से बोलो, और यहां से यहां तक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस क्या है, फास्फोरिक अम्ल के जुड़ने अथवा नहीं जुड़ने का। यहां तक कि हमने बोला कि ये जो आपका न्यूक्लियोसाइड है अभी कैसा है, न्यूक्लियो राइबो न्यूक्लियोसाइड है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है, यहां तक का बताना, टाइड मत बताना ना, इसको हटा दो, छोड़ दो इसको, अभी न्यूक्लियोसाइड बना। ये जो न्यूक्लियोसाइड है अभी कैसा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड है कि राइबो न्यूक्लियोसाइड है, अब क्या होगा, अर्थात ये जो न्यूक्लियोसाइड होंगे ये आरएनए के निर्माण में जाएंगे, जब यहां से ऑक्सीजन हट जाएगी तो ये कहां चले जाएंगे, डीएनए के निर्माण में। इतना अगर माइनर डिफरेंस आप कर लेंगे तो इसको आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, समय भी है, कितना हुआ समय, हाँ टाइम है मतलब। ये थी आपकी डीएनए की बात। डीएनए का पूरा नाम आपकी समझ में आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियो एसिड। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं, क्योंकि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा के दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है या उसकी शर्करा में दूसरे कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है, इसलिए डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है डीऑक्सी राइबो, जबकि आरएनए में पाई जाने वाली कहलाती केवल क्या, राइबोज शर्करा। डीएनए या आरएनए में प्रयुक्त होने वाली शर्करा जो होती है वो कैसी होती है, 5 कार्बन वाली शर्करा होती है, अर्थात पेंटोस शर्करा होती है, जिसके साथ नाइट्रोजनी क्षार जुड़कर किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और pyrimidine। आपको इसके आगे नहीं ले जाएंगे हम, यहाँ तक ठीक है ना। अब इसमें कौन सिंगल रिंग कौन डबल रिंग ये भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आपको ये देखना है कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। एडिनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, थाइमिन पाया जाएगा और साइटोसिन पाया जाएगा। लेकिन इसके विपरीत जब आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ से थाइमिन हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। तो जब आरएनए में नाइट्रोजनी क्षार की बात करेंगे तो आप थाइमिन को हटा देंगे, इसकी जगह पे किसको रखेंगे, यूरेसिल को। जबकि डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार जो होंगे वो एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाएंगे डीएनए में। यहाँ से तीसरा वाला हटा दो तो ये चौथा वाला उसमें जुड़ जाएगा, ये इसको हटा देंगे, अब ये 3 हुई और ये चौथा जुड़ेगा, तो ये कहाँ पाए जाएंगे, आरएनए में। अर्थात आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, पक्का पढ़ लोगे। प्यूरिन और pyrimidines का क्या, वो फिर आपको अलग बता देंगे, यहाँ से इसलिए नहीं बता सकते। फिर वो आगे बात चली जाएगी कौन सा डबल रिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़े। ये बात थी डीएनए के नाम की या जिस न्यूक्लिक अम्ल की बात कर रहे थे आप उसकी। डीएनए की संरचना, संरचना पढ़ेंगे, पढ़ लोगे, पढ़ लोगे तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता है कि और कहीं पढ़ेंगे, कहीं और पढ़ लेंगे आगे। इसकी अभी कोशिकांग चलते हैं ना। डीएनए को अपन अलग से किसी एक क्लास में या 2 क्लास में लगातार करेंगे। यहाँ तक तो डीएनए के नाम की बात की थी हमने। अभी डीएनए की जब श्रृंखला बनती है या डीएनए का डायग्राम बनता है, डबल हेलिकल मॉडल ऐसे ही बनता है। हाँ, एक हेलिक्स होता है यहाँ से यहाँ तक। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, डीएनए की व्यास कितनी होती है, डीएनए की चौड़ाई कितनी होती है, इस हेलिक्स में कितने बेस पेयर्स पाए जाते हैं, क्षार युग्म पाए जाते हैं, उन क्षार युग्म के मध्य कितने कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़ते हैं, अर्थात डीएनए की जब श्रृंखला बनती है ऐसी तो ये आपस में न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहे होंगे, तो किन्हीं 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, ये सुगर और ये नाइट्रोजनी क्षार के मध्य कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होता, पेप्टाइड बॉन्ड केवल प्रोटीन्स में होता है, समझ गए। पेप्टाइड बंध कहाँ पाए जाते हैं,
अर्थात जब दो अमीनो अम्ल आपस में मिलकर निर्माण करते हैं तब यहां पर पाया जाने वाला बंध जो होता है वो क्या कहलाता है? पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध डीएनए में नहीं पाया था, डीएनए में यहाँ पर पाया जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। ये सारा आपको संरचना में पढ़ना है जिस दिन आप पढ़ोगे। तो दो न्यूक्लियोटाइड के मध्य पाए जाने वाले बंध, क्षार युग्म के मध्य पाए जाने वाले बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक ना। तो ये सारी बातें फिर हमको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे पढ़नी पड़ेगी, तो हम किसी विशेष कक्षा में डीएनए को पढ़ लेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कोशिकांग। अभी हम कोशिकांग में जब हम केंद्रक पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर डीएनए का नाम या क्रोमेटिन जाल का नाम आने के कारण इतनी बातें कर ली यहाँ पर कि डीएनए की खोज किसने की, संरचना किसने दी, और उसकी सामान्य संरचना में क्या क्या होते हैं, डीएनए की परिभाषा क्या होती है। डीएनए की परिभाषा क्या बताएंगे आप? डीएनए समस्त जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। या डीएनए वह जैव अणु है या बायोमोलिक्यूल है जो आनुवंशिक सूचनाओं को संग्रहित करके रखता है और क्या करता है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। ठीक है, केवल वो आनुवंशिक सूचनाओं के संग्रहण केंद्र के रूप में कार्य करता है। अगला कोशिकांग केंद्रक के बाद क्या पढ़ना है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। यहां तक सबकी समझ में आ गया? सही में जोर से बोलो ना, जिस माइक से आवाज जाना चाहिए वहां की, हाँ सही में समझ में आया। वहां वाले तो बोल नहीं सकते, दूर वाले। ज्यादा बड़ा बन गया क्या? नाम लिखने जगह नहीं बचेगी ना फिर। डायग्राम बना रहे हो आप लोग? बस यही नजर
बन गया। सिंथेस, दूर तक दिख रहा है, पीछे तक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भी कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है, या माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो एक दोहरी झिल्ली युक्त यूकेरियोटिक कोशिकांग होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल या ऊर्जा ग्रह कहने का तात्पर्य यह है कि किसी कोशिका के या किसी जीव के कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित कर दी जाती है। किसके रूप में संग्रहित होती है? एटीपी का पूरा नाम कितने लोगों को पता है? जोर से बोलो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। वहां पर अभी एडिनिन देखा था आपने, डीएनए के स्ट्रक्चर में एडिनिन देखा था, हाँ, उसी से आगे चल के एडिनोसिन बनता है, ठीक है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करते हैं? ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। आप ये कह सकते हो कि जो भोजन को आप ग्रहण करते हैं, उस ग्रहण किए गए भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आपकी उस भोज्य पदार्थ की जो ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा या जिस भी रूप में होगी, उसको किसके रूप में? दूसरे रूप में, मतलब एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है। अर्थात भोज्य पदार्थ की जो ऊर्जा थी या भोजन की ऊर्जा जो थी वो किस रूप में थी? कार्बोहाइड्रेट के रूप में थी, या प्रोटीन के रूप में थी, या लिपिड के रूप में थी, है ना। उसको किसके रूप में परिवर्तित कर दिया आपने? एटीपी के रूप में। तो ऊर्जा का रूपांतरण है ये क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण। और किसके फलस्वरूप होता है? उन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप। तो वो कहां पर होता है? यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, लेकिन समस्त प्रकार की यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। सामान्यतः यदि पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कहीं पर निश्चित नहीं है, किंतु ऐसा बताया जाता है कि वे कोशिकाएं जिनको अत्यधिक कार्य करने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है, या जो निरंतर क्या होती है? क्रियाशील रहती है, ऐसी कोशिका में एटीपी की मात्रा, तो सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो निरंतर कार्य करने वाली कोशिकाएं हैं, उसमें ऑटोमेटिकली माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी। और जो ऐसी कोशिका जिनको की निरंतर कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाने वाला एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जिसमें बाहर की तरफ पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है या उसकी झिल्ली है, वो कहलाती क्या? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते OMM, और बाह्य माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। फिर इसके भीतर की तरफ पाई जाने वाली झिल्ली जो होती है वो कहलाती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली। इन दोनों झिल्ली के मध्य एक अवकाश या रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या परा माइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, ठीक है। ये बात हो गई किसकी? इसकी मेम्ब्रेन की। इसके साथ इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, उसमें कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं या फोल्डेशन पाए जाते हैं, कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है क्या? क्रिस्टी। तो क्रिस्टी नामक संरचना कहाँ पाई जाएगी? यही जब आप क्लोरोप्लास्ट में पढ़ेंगे तो उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो होती है वो मुड़कर निर्माण करती है, किसका? ग्रेनम का या थाइलेकॉइड का, ठीक है। तो जब क्लोरोप्लास्ट में उसकी आंतरिक झिल्ली मुड़ती है तो ग्रेनम का या थाइलेकॉइड का निर्माण होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जुड़ती है तो इसका निर्माण होता है? ये क्रिस्टी जो होते हैं, इन्हीं क्रिस्टी पर पाया जाता है क्या? एटीपी सिंथेस, या इसमें बोलते हैं इसको F0 F1 कण या F0 F1
पार्टिकल एटीपी सिंथेज एंजाइम का नाम है, उसके दो भाग होते हैं, एक होता है F0 और एक होता है F1। तो F0 F1 कहाँ पाए जाते हैं? हमेशा कहाँ पाए जाएंगे? क्रिस्टी पे। तो एटीपी का निर्माण भी कहाँ पर होगा? हमेशा एटीपी के निर्माण की अगर पर्टिकुलर साइट देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के जो उंगलीनुमा प्रवर्ध होते हैं, जिनको कि हम क्रिस्टी कहते हैं, पर एटीपी सिंथेज नामक एंजाइम पाया जाता है जहां पर एटीपी का निर्माण होता है। ठीक, इसके अतिरिक्त जब अंदर की तरफ चलेंगे तो जैसा आप कोशिका के अंदर के द्रव को क्या बोलते थे? कोशिका द्रव्य। केंद्रक के अंदर के द्रव को क्या बोलते थे? केंद्रक द्रव्य। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाला द्रव जो होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसके विपरीत जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या कहलाएगा? वो स्ट्रोमा। वहां के लिए स्पेसिफिक शब्द क्या है? स्ट्रोमा। तो कई बार ये आता है कि स्ट्रोमा कहां पाया जाता है? मैट्रिक्स कहां पाई जाती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला द्रव कहलाता है स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला द्रव कहलाता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में राइबोसोम पाए जाते हैं। किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाएंगे? हमने बोला था कि यूकेरियोटिक कोशिका में 70S एवं 80S दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे तो क्या होंगे? वो 80S। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाएंगे तो 70S। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये भी कैसा होता है? बैक्टीरियल डीएनए जैसा होता है। कैसा होता है? बैक्टीरियल डीएनए जैसा, या प्रोकैरियोटिक टाइप का, है ना। आप ये कह सकते हो कि एक यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका चली गई। एक एंडोसिम्बायंट थ्योरी आती है, वो बताती कि यूकेरियोटिक कोशिका के विकास के समय कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका उसके अंदर घुस गई और वो कैसी थी? बैक्टीरिया के समान थी। उसी से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया का और क्लोरोप्लास्ट का विकास हुआ। क्योंकि जो यहाँ डीएनए पाया जाएगा वो किसके जैसा होगा? यहाँ जो राइबोसोम पाया जाएगा वो किसके जैसा होगा? क्योंकि 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाता था? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो यूकेरियोटिक कोशिका में हमने बोला कि 80S और 70S दोनों पाए जाते हैं। तो 70S कहाँ पाया जाएगा यूकेरियोटिक कोशिका में? या तो माइटोकॉन्ड्रिया में या तो क्लोरोप्लास्ट में। और उसके कोशिका द्रव्य में जब पाया जाएगा तो क्या होगा? 80S। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये आपको एक श्रृंखला दिख रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ETS। ETS क्या है? एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की चैन है। कहाँ पाई जाती है उसकी? क्लास में हूँ, 10 मिनट में लगा रहा हूँ। हाँ बोलिए। ठीक, कहाँ तक पहुंचे थे? 70S, है ना। तो 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं किसमें? यूकेरियोटिक कोशिका में। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S थे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होंगे? 70S। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, है ना। अभी आप जब श्वसन पढ़ेंगे कहीं पर तो देखेंगे कि श्वसन में इसी का महत्व है। और उसके अलावा क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है, या TCA साइकिल कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। TCA चक्र कहाँ पाया जाएगा? मैट्रिक्स में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पाई जाएगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। एटीपी सिंथेस कहाँ पाया जाएगा? क्रिस्टी पे, या इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की जो उंगलीनुमा प्रवर्ध है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टी, उस पर पाए जाएंगे। कौन? एटीपी सिंथेस। कई बार ये होता है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है? तो आप क्या बताएंगे? मैट्रिक्स में तो हो नहीं रहा है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रहा है क्या? नहीं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर हो रहा है। क्योंकि ये किसकी संरचना है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। तो सवाल ऐसे भी होते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में TCA साइकिल या क्रेब्स चक्र कहाँ पर पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन कहाँ पाया जाता है? एटीपी सिंथेस कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो किस प्रकार का होता है? ठीक है,
ये हो गई इसकी संरचना। कल एक बार इसी संरचना पे थोड़ी देर और बात करेंगे, फिर अगला कोशिकांग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ इनके कार्य पढ़ने हैं थोड़े थोड़े। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? पढ़ लोगे कि और थोड़ा सा कम करें? मतलब आपके ज्ञान के विस्तार को हम फिर कम गति देंगे, है ना। अगर यहाँ तक के आपके रिसीवर में डाटा रिसीव हो रहा होगा तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे फिर। क्या बोलते हैं आप लोग? यहाँ तक समझ लेंगे ना, इतने लेवल तक तो, है ना। आप ये बोल सकते हैं कि ये लेवल सर हमारे लिए हाई हो रहा है, लेकिन परीक्षा के लिए हाई नहीं है। परीक्षा में तो वो यहाँ तक पूछ लेंगे। अगले केवल माइटोकॉन्ड्रिया पे मैं आपको सवाल बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। आपको पहला ऑप्शन देगा ATS, दूसरा देगा 70S। आपने पढ़ा था कि यूकैरियोटिक कोशिका में ATS राइबोसोम पाया जाता है। आपने ध्यान कह दिया कि साहब माइटोकॉन्ड्रिया तो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम पे ध्यान दिया क्या? नहीं दिया। तो आपने क्या लगाओगे? ATS। ठीक है। या आपको ये बोल दे कि किसी यूकैरियोटिक कोशिका में DNA पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, उपरोक्त सभी। अब क्या करोगे आप? किसी यूकैरियोटिक कोशिका में DNA पाया जाता है, केंद्रक के भीतर, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर, क्लोरोप्लास्ट के भीतर, उपरोक्त सभी। ठीक है। उपरोक्त सभी क्यों बोल पाओगे? क्योंकि अब आपको पता है कि दो अर्धस्वायत्त कोशिकांग होते हैं। अर्धस्वायत्त मतलब सेल्फ या सेमी ऑटोनॉमस। कौन कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, जिनका खुद का DNA होता है। किस प्रकार का होता है? प्रोकैरियोटिक टाइप का। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण होता है, कहाँ होता है? कहाँ होता है? उसकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे या क्रिस्टी पे, क्योंकि क्रिस्टी किसकी संरचना है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की। क्रेब्स चक्र पाया जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। आपसे पूछा जाए कि क्रेब्स चक्र के एंजाइम पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में। जब ये मैट्रिक्स में हो रहा है चक्र, तो वो भी कहाँ पाए जाएंगे? उसके एंजाइम मैट्रिक्स में। अर्थात ये जब चक्र यहाँ हो रहा है तो इसके एंजाइम कहीं पाए जाएंगे? मैट्रिक्स में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला पाई जाती है, उपस्थित होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। तो ये सारे ही अपने आप में एक एक नंबर के सवाल है, जो आपकी 10वीं तक की विज्ञान की पुस्तकों में उपलब्ध है। ठीक है। अब आप अगर 10वीं के लेवल का भी नहीं पढ़ना चाहेंगे, या अपने को लगता है कि भाई वो बहुत पहाड़ है, तो फिर तकलीफ है ना। तो क्या है, आपको अपने ज्ञान को विस्तार देना होगा, तब जाके आप परीक्षाओं में अपने आप को सस्टेन कर पाएंगे। ठीक। यहाँ तक की बात सबकी समझ में आई है? यहाँ आज समाप्त करें? ठीक है। आगे की बात कल से।